नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। टीके को लेकर जो दीवानगी है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, दुनिया भर का जो डाटा है हमारे पास में, जानकारियां हैं, उस सब के बावजूद ज़ीरो का जो गुणा किसी भी चीज़ से साथ कर लीजिए, ज़ीरो ही निकलता है। टीका नहीं हो गया, ज़ीरो हो गया। आप कहीं पर भी इसको फिट करेंगे, आखिर में जो निचोड़ निकालेंगे वो निकालेंगे टीका लगा लो। और ये टीका लगा लो का निचोड़ निकालते निकालते ओमिक्रॉन आ गया है। और ओमिक्रॉन आने के बाद भी टीके को लेकर जो है वो कुछ पुनर्विचार जैसी चीज़ जो है वो नहीं हो रही है, जबकि होना चाहिए, सोचना चाहिए। मानते हैं टीका बहुत बड़ा रक्षक है, लेकिन जो डाटा टीका को लेकर हमको बताया जाता है, टीके के गुणधर्म जो हमको बताए जाते हैं, वो गुणधर्म और सरकारों की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर, उसके बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज हम बात करेंगे डेनमार्क की, आज हम बात करेंगे फ्रांस की, और आपको बताएंगे कि अंधाधुंध टीकाकरण के बावजूद आज ये देश खुद WHO की बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, खुद टीके को लेकर जो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कहा है उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और खुद अब दूसरे रास्ते क्यों अपना रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बारकोड स्कैन करने में कंफर्टेबल रहेंगे, तो यह स्क्रीन पे आपको बारकोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिए। अगर ये भाग के जल्दी आगे निकल जाए तो वीडियो पॉज करके भी आप स्कैन कर सकते हैं और हमको भुगतान कर सकते हैं। पैसे वही लोग दें जिनके पास काम काज से ज़्यादा पैसे हैं। ज़रूरत के पैसों में से हमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले की दया से इतनी कमी भी नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत के पैसों में से हमको भुगतान करें। एक्सपर्ट इस बात को लेकर परेशान हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है। कुछ एक सवालात हैं जो बार बार एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ओमिक्रॉन में अलग क्या है। ओमिक्रॉन में अगर कुछ अलग है तो ये अलग है कि उसका नाम अलग है, वो वेरिएंट अलग है, और इसके अलावा ये अलग है कि वो बहुत ज़्यादा म्यूटेट करता है। इसके अलावा उसके अंदर कोई दुर्गुण ऐसा नहीं है जो अभी तक के कोरोना वायरस के जो वेरिएंट आए थे उनसे अधिक हो। लेकिन इसके बावजूद फिर वही कोई भी गुणा भाग जोड़ बाकी कर लीजिए, ज़ीरो ही क्यों आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। मैथमेटिक्स में गुणा करेंगे तो ज़ीरो आएगा, यहाँ तो जोड़ने पे भी ज़ीरो आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि ओमिक्रॉन के बारे में जो दुनिया भर में जितने केसेस हैं, जो केसेस हम पता कर चुके हैं कि ये ओमिक्रॉन है। कोरोना वायरस के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग से टेस्ट नहीं होता ओमिक्रॉन का, वही RT-PCR टेस्ट होता है। लेकिन जब आपको पता करना हो कि ये ओमिक्रॉन है या दूसरा कोरोना वायरस है, तो उसके लिए अलग टेस्ट होता है। तो वो अलग टेस्ट करने के बाद में जो ओमिक्रॉन के केसेस निकले हैं, उन केसेस में मरने वालों की संख्या ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए कह रहा हूँ, नहीं है, एक भी नहीं मरा बोल सकता था, लेकिन वो कटका दिया है वहाँ ब्रिटेन वालों ने, और एक आदमी को बोल दिया कि ओमिक्रॉन से मरा, उसकी डिटेल्स दे नहीं रहे हैं। अब इन पूरे हालात के बीच में सब भयाक्रांत हैं, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के गुलेरिया साहब कह रहे हैं कि हर परिस्थिति के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। कोई कह रहा है फरवरी तक तो लॉकडाउन पक्का लग जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा भारत से दूर लेके जाता हूँ, मैं डेनमार्क की तरफ लेके चलता हूँ। डेनमार्क अपने देश में थिएटर बंद करने वाला है। डेनमार्क अपने यहाँ पे सिनेमा हॉल बंद करने वाला है। डेनमार्क जो बड़े बड़े इवेंट हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हैं, उनको बंद करने वाला है। यानी लोगों के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से रोकने की तैयारी कर रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब डेनमार्क में लॉकडाउन होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हालात बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। डेनमार्क का अगर डाटा देखें तो डेनमार्क में रिकॉर्ड मतलब अभी तक डेनमार्क में इतने पेशेंट कभी नहीं आए हैं। पिछली वेव से भी डबल से ज़्यादा केसेस आ गए हैं, और 10,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है डेनमार्क में। अब जो लोग ये कहते हैं टीका लगाने के बाद सब कुछ शुद्ध हो जाएगा और कोरोना वायरस पॉजिटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टीके के बाद भी लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, उन लोगों को ये डेटा देखना चाहिए कि अगर ऐसा है
कि टीके के बाद भी लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ये जो हमारी डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, इनको क्या पड़ी है, ये लॉकडाउन क्यों लगा रही हैं, ये लोगों के इकट्ठा होने पर रोक क्यों लगा रही हैं, डेनमार्क सक पकाया हुआ क्यों है? क्योंकि डेनमार्क में टीकाकरण तो बहुत हो चुका है। डेनमार्क में दोनों टीके लगाने वाले लोग करीब 78% हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो एक टीका लगा चुके हैं और 25% लोग ऐसे हैं जो बूस्टर भी ठुकवा चुके हैं, यानी तीसरा टीका भी 1/4 आबादी लगा चुकी है। उसके बावजूद डेनमार्क में अभी तक जितने केसेस कभी नहीं आए, वहाँ तीसरी लहर है एक तरह से देखा जाए तो। आप ग्राफ देख लीजिए, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ मैं। अभी तक जितने केसेस नहीं आए हैं उससे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जबकि आपने तीनों टीके लगा लिए हैं। 25% आबादी को तीसरा टीका लगना भी छोटी बात नहीं है। और अगर साइंस ये कहता है, WHO कहता है कि टीका लगाने के बाद भी पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं, टीका लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर विज्ञान ये कहता है कि टीका लग गया उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये पुर्तगाल की जो मैडम जी हैं, इनको लॉकडाउन लगाने की क्या पड़ी है? जब ये विज्ञान कह रहा है कि सेफ़ है, आपने टीका लगवा लिया, उसके बाद आपको इन्फेक्शन होगा, सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों हड़बड़ा रहे हो, क्यों आप लॉकडाउन लगा रहे हो, क्यों आप सिनेमा हॉल, थिएटर वीटर बंद कर रहे हो? ये अपने आप में बताता है कि वहाँ पर जो पूरी कसरत चल रही है, वो कसरत इस बात की चल रही है कि दोनों टीकों के बाद भी आप सबका गड़बड़ाए रहें और जो 25% बूस्टर डोज वाले हैं ये संख्या भी बढ़ जाए। ऐसा मुझे लगता है, ये गलत हो सकता है। इसको बिल्कुल किसी भी तरह से कोई आधार मत मानिए, ये मेरा विचार है। नहीं तो एक बात बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि टीका लगाने के बाद आदमी सेफ़ रहता है, उसके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन खतरनाक नहीं होंगे, वो किसी के प्राण नहीं लेंगे, उन इन्फेक्शंस के कारण लोग मरते नहीं हैं, ये सब बातें जब आप कह रहे हो, सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होता है, ICU में भी नहीं जाते हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जब कुछ नहीं पड़ता है तो क्यों मैडम लॉकडाउन लगा रही हैं? ये बड़ा सवाल है। और डेनमार्क इतना सक पकाया घबराया हुआ क्यों, और लगातार वहाँ की सरकार ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है कि उसको ये पूरी जो नॉलेज है टीके को लेकर अभी तक धरती पे, उस पर भरोसा नहीं है। ये सोचने वाली बात है। अगर डेनमार्क की प्रधानमंत्री सोच सकती है तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो क्यों सोच रही है। और अब चलते हैं हम फ्रांस के हालात डेनमार्क से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। 2-2, 3-3% का अंतर है। फ्रांस में 77% लोग एक टीका लगा चुके हैं, 76% लोग दोनों टीके लगा चुके हैं, 24% लोग फ्रांस में बूस्टर भी लगवा चुके हैं, यानी तीनों टीके लग चुके हैं। उसके बावजूद फ्रांस में केसेस की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। 77% लोग टीके लगाने के बाद भी, बूस्टर डोज लगाने के बाद भी 59,000 केसेस फ्रांस में रोज़ आ रहे हैं। नए साल में पेरिस में एक बहुत बड़ा आतिशबाजी का जलसा होता था, जिसमें बाकायदा आतिशबाजी चलती थी, फ्रांस के लोग जाते थे, पेरिस के लोग, दूर दूर से फ्रांस के लोग आते थे। और ये परंपरागत जो आतिशबाजी का फंक्शन था इस बार कैंसिल कर दिया गया है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप भीड़ मत लगाइए। यात्रा प्रतिबंध, जिनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए भी फ्रांस की सरकार तैयार हो गई है और बहुत जल्दी लगाने वाली है। अब ये बताइए कि फ्रांस में तो ये करीब करीब चौथी लहर माननी चाहिए। जब आपने 77% लोग जो है वो सिंगल डोज ले चुके हैं, 71% लोग डबल डोज ले चुके हैं, 24% लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, उसके बावजूद फ्रांस में इतने केसेस क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें दो बातें हो सकते हैं, या तो WHO जो कह रहा है वो बात पे विश्वास करें, या दुनिया भर की टीका फैटर्निटी कह रही है उस पर विश्वास करें कि भैया दोनों के टीके लगवाने के बाद भी आदमी पॉजिटिव हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। जब घबराने की बात नहीं है तो भैया आतिशबाजी चलाओ ना, नया साल क्यों नहीं मना रहे हो? चर्चेज़ में गैदरिंग के लिए सावधान रहने को क्यों कह रहे हो? मैं अमेरिका और ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पहले ही डरे हुए हैं। लेकिन इतना हाई लेवल का टीकाकरण होने के बाद भी अगर कुछ देश इस तरह से सोच रहे हैं, अलग तरह से सोच रहे हैं, वो फिर भी बंदिशें लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बात कर रहे हैं, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर
लागू दोबारा से कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ चूके। और हमसे ज़्यादा उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो घुमा फिरा के कहीं से भी बात करके, जब बात आती थी कोरोना वायरस का मुकाबला करने की, तो टीके पर पहुंच जाते थे। और अब ये जो स्थितियां हमारे पास आ रही हैं, ये टीके के बाद की स्थितियां हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, इसके बारे में किसी से सोचना चाहा भी नहीं था। सबकी सुई जाके टीके पर रुक जाती थी। डॉक्टर एंथोनी फाउची का लोग बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अमेरिका के एडवाइज़र हैं, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, 6-7 राष्ट्रपतियों का एडवाइज़र रह चुके हैं। वो हमेशा टीके पे जोर देते हैं। क्यों देते हैं, कभी सोचा? डॉक्टर एंथोनी फाउची इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, वो टीके वाले ही डॉक्टर हैं, उनका टीके में ही एक्सपर्टीज है, तो उनको हर चीज़ में टीका दिखाई देता है। या फिर ऐसे डॉक्टर्स में सलाह देते हैं जो हार्ट के डॉक्टर हैं, यहाँ पे नहीं, विदेशों में भी हार्ट वाले, लंग्स वाले तो समझ में आता है, जो अलग अलग बीमारियों वाले डॉक्टर हैं वो भी दनादन अंधाधुंध इस पे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन असल सोचने की वजह यह है कि दोनों टीके के बाद, तीनों टीके के बाद भी केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और केसेस बढ़ने से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो केसेस की गिनती क्यों हो रही है, रोज़ रोज़ ये केसेस पब्लिश क्यों होते हैं, इतने केसेस आ गए, उतने केसेस आ गए, फलां हो गया, ढिमका हो गया। और अगर गिनती बढ़ रही है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मुझे ये बताइए ज़रा, फ्रांस का डाटा सर्च करिएगा गूगल पे, जो अपने आप निकल के एक चार्ट आ जाता था जिसमें शुरू से लेके अभी तक के केसेस होते थे, उस चार्ट की जगह पे, उसकी जगह पे पहले सामने आता है 10-15 दिन के केसेस आते हैं। जब आप बदल के उसको सिलेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि फ्रांस कहाँ आसमान पे जा रहा है। अदरवाइज़ आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे, ये क्यों कर रहे हो। और अगर सारे इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों टीके लगाने के बाद इन्फेक्शन हो या नहीं हो, तो ये गिनती आप क्यों कर रहे हैं? पहले तो बड़ा सवाल ये है, रोज़ रोज़ हमको क्यों गिनाते हो? 4000 केसेस आ गए, यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है? 4000 केसेस आ गए, 10,000 केसेस आ गई, तो आप ही तो कहते हो केसेस आने से कुछ नहीं होता, आप ही तो कहते हो पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता। फिर और अगर पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता तो आप ये लॉकडाउन लगाने के लिए क्यों दौड़ रहे हो, यहाँ क्यों दौड़ रहे हो, वहाँ क्यों दौड़ रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है दया। अब ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर पता करना पड़ेगा मामला क्या है। और ये काम कौन करेगा? वैज्ञानिक और एक्सपर्ट करेंगे, और दुनिया को नए सिरे से सोचना चाहिए, इसमें बहस होनी चाहिए। लेकिन बहस घूम फिर के वहीं पहुंच जाती है, डरो 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 और डरो। ओमिक्रॉन आ गया, भारत में ओमिक्रॉन को लेकर अभी से दहशत बनाई जा रही है, सारे एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन पे बोल रहे हैं। और 15-20 दिन पहले ही वो टीके वाला कह रहा था हमारे टीके की बिक्री कम हो गई है जी, आधा करेंगे उत्पादन, सीरम इंस्टीट्यूट वाला। उसके बाद सरकार ने एक्सपोर्ट खोल दिया था। सारे घटनाक्रमों को मिला के भी देख सकते हैं, अलग अलग भी देख सकते हैं, तो आपकी श्रद्धा है। लेकिन आप मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको लगातार लंबे समय से, मेरे ख्याल से विश्व में सर्वाधिक आपको वीडियोस बना के मैंने कोरोना पे दिए हैं। सबसे ज़्यादा जानकारियाँ कोरोना पे मेरे चैनल पे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि एक वीडियो देखें तो साथ में एक आध और ढूंढ लें जो आपसे चूक गया हो, उसको ज़रूर देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सबको पता चलना चाहिए कि ये बीच में हो क्या रहा है, ऐसा विरोधाभास नीतियों में क्यों है, क्या कुछ दाल में काला है। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि वो डरे नहीं। ओमिक्रॉन घातक नहीं है, भयानक नहीं है, उसने अभी तक किसी को नहीं मारा है। क्यों डरते हैं? आपके पास खली है, स्टेडी पहलवान, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती से क्यों डरना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।